आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। तो एसी एक ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव अप्लायंस है। इसके अंदर काफ़ी महंगे महंगे कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, जैसे पीसीबी, मोटर, कंप्रेसर। और अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो गया तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है रिप्लेसमेंट में। 2-3 हज़ार रुपये से लेकर 15-20 हज़ार रुपये तक का वो कंपोनेंट पड़ सकता है। अब इनके खराब होने का जो एक सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यानी कि जो वोल्टेज आपके घर में आ रही है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो ये कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक ऐसा अप्लायंस है जिसको वोल्टेज जो मिलती है, चाहे वो कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है, वो उसको खींच के रेंज में लाता है और आगे अप्लायंस तक पास ऑन कर देता है। तो एसी के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर को कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर ये वोल्टेज को रेंज में लाके और आगे आपके एसी तक पहुंचाता है ताकि आपका एसी सेफ रहे। लेकिन मार्केट में जब आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने जाएंगे तो वो 1000-2000 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 7-8 और 9000 रुपए तक के वोल्टेज स्टेबलाइजर आते हैं। ये मैं नॉर्मल स्टेबलाइजर की बात कर रहा हूं जो आप एसी के साथ कनेक्ट करते हैं, मेन लाइन वाले स्टेबलाइजर की नहीं। नॉर्मल स्टेबलाइजर जो एसी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसी की जो प्राइस रेंज होती है 1500-2000 हज़ार रुपए से लेकर 8-9 हज़ार रुपए तक होती है। तो इतना डिफरेंस इसमें क्यों है, तो वो सब डिटेल में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि क्या हर टाइप के एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूरी है। मार्केट में विंडो एसी भी होते हैं, स्प्लिट एसी भी होते हैं। स्प्लिट एसी में फिर दो सब कैटेगरी भी हैं, नॉर्मल एसी या फिर इन्वर्टर एसी। तो सबसे पहले इन्वर्टर एसी की बात करते हैं। इन्वर्टर एसी ऑलरेडी एक ऐसा अप्लायंस है जिसकी खुद की एक वोल्टेज रेंज होती है। हर एसी की अलग अलग होती है, किसी की कम से कम 160-170 होती है और मैक्सिमम 270-280 तक होती है। तो अगर आपने इन्वर्टर एसी लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उसकी खुद की एक वोल्टेज रेंज है। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है उस रेंज के अंदर तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर वोल्टेज उस रेंज से ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, मान लीजिए 160 से 270 तक की उसकी रेंज है और 160 से भी नीचे वोल्टेज चली जाती है या 270 से ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा, तो वहां पर इन्वर्टर एसी को भी दिक्कत है। नॉर्मल एसी में तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवाना ही लगवाना है, उसकी खुद की कोई रेंज नहीं होती। इन्वर्टर एसी में आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि यार लगवा ही लेते हैं इन्वर्टर एसी में भी, बाद में वोल्टेज कितनी ही कम हो कितनी ही ज्यादा हो देखा जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में एक चीज का ध्यान रखना, वहां पर आप कम वोल्टेज रेंज वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर मत लगवाइए। वोल्टेज रेंज के बारे में बात कर लेते हैं और साथ में कुछ और पॉइंट्स भी आपको बता देता हूं जो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वोल्टेज रेंज अलग अलग होती है, 170 से 270, 150 से 270 या 280, उससे कम भी आ जाती है, 130 भी आ जाती है, 90 वोल्ट भी आ जाती है। तो ये अलग अलग वोल्टेज रेंज वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा आप रेंज बढ़ाते चले जाएंगे उतना वो बढ़िया है, लेकिन उतना ही वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि इन्वर्टर एसी के लिए आप कम रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी तो इन्वर्टर एसी अपनी खुद की लिए बैठा है। ज्यादा वोल्टेज रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर ही प्रेफर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल डिस्प्ले। पुराने जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते थे उनमें एलईडी इंडिकेटर्स होते थे जिनसे ये पता लग जाता था कि वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑन है, काम कर रहा है या नहीं। उससे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आजकल जो वोल्टेज स्टेबलाइजर आते हैं उनमें डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। डिजिटल डिस्प्ले में ये आपको पता चल जाता है कि कितनी इनपुट वोल्टेज आ रही है और वोल्टेज स्टेबलाइजर उसको कितना बढ़ाकर या घटाकर आगे अप्लायंस तक पहुंचा रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आपको काफी चीजें डिटेल में पता लगती हैं। आज भी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो न्यू हैं लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एलईडी इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। लेकिन जब भी आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लें तो उसके अंदर देखिए डिजिटल डिस्प्ले होनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, टाइम डिले फीचर। आपके एसी के अंदर कंप्रेसर होता है और जैसे ही 2-3 बार लाइट जाती है तो कंप्रेसर को उस करंट को बैलेंस आउट करने के लिए टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट का टाइम उसको लगता है। अब ऐसे में पावर जल्दी से वापस आ जाती है, तो अगर करंट तुरंत ही एसी को मिल जाएगा तो वो करंट बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा और उसके कंप्रेसर के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं टाइम डिले। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर को तो करंट मिल गया लेकिन वो आगे एसी तक करंट को सप्लाई नहीं करेगा, थोड़ा सा डिले कर देगा, थोड़ा सा उसको होल्ड कर लेगा। इससे फायदा ही हो जाता है कि जो एसी का कंप्रेसर है वो पुराने करंट को बैलेंस आउट कर पाता है और फिर उसके बाद नया करंट उसको मिलता है, उसके बाद वो नॉर्मली स्टार्ट हो पाता है। तो यहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एसी के कंप्रेसर को बचा लेता है खराब होने से और ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि वोल्टेज स्टेबलाइजर की खुद की रेंज होती है, जैसे 170 से 270। अब मान लीजिए 170 से नीचे भी वोल्टेज जा रही है, 270 से ऊपर भी जा रही है, तो ऐसे में वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करेगा, वो वोल्टेज को कट ऑफ कर देगा, आगे आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटर कंपैटिबिलिटी। तो काफी ऐसी हाई राइज सोसाइटीज होती हैं जहां पर पावर कट होने के बाद डीजल जनरेटर से पावर सप्लाई करी जाती है। तो ऐसे में वोल्टेज स्टेबलाइजर जो आते हैं इसमें आपको देखना चाहिए क्या वो जनरेटर कंपैटिबल है,
काफी ऐसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं जो जनरेटर कंपैटिबल नहीं होते, तो वहां पर वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी हाई राइज सोसाइटी में या ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर पावर कट होने के बाद डीजल जनरेटर से पावर मिलती है, तो इस फीचर को जरूर चेक कीजिए। और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दो टाइप की होती है, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम वाली सस्ती पड़ती है, कॉपर वाली महंगी पड़ती है, लेकिन कॉपर वाली की जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है। तो हमेशा कॉपर वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर प्रेफर कीजिए। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इसको सिंपली पता करने का तरीका ये है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर कितनी वारंटी मिल रही है। अगर 3 साल 5 साल की आपको वारंटी मिल रही है, इसका मतलब उसमें कॉपर वाइंडिंग का यूज किया गया है। अगर 1 साल की वारंटी मिल रही है तो शायद वहां पर एल्यूमिनियम वाइंडिंग का यूज किया गया है, क्योंकि ब्रांड अपने प्रोडक्ट पर कम वारंटी आपको दे रहा है। इसका मतलब ब्रांड को पता है कि उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता है, अब आप वोल्टेज स्टेबलाइजर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए खरीद के ला सकते हैं। ऑफलाइन अपने घर के आसपास किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।